हेलो एमर्स। आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बल यानी फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। और एक्चुअल में फिजिक्स की स्टार्टिंग अब हो रही है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक खेल स्टार्ट होता ही नहीं है। यानी फिजिक्स स्टार्टिंग कहाँ से करता है? फोर्स से। फोर्स आएगी तो काम होगा, काम आएगी तो एनर्जी आएगी। दैट मीन्स एनर्जी आएगी तभी जब फोर्स आएगा। और इस दुनिया के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर चेंज भी लाता है तो फोर्स लाता है। दैट मीन्स फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से होती है? तो फोर्स से। तो ये रहा स्टार्टिंग ऑफ द फिजिक्स, और चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स। हमारे फिजिक्स का हीरो, ठीक है। तो फिजिक्स के हीरो की कहानी हम लोग समझते हैं कि आखिर इस हीरो की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ये आता है, कैसे ये लीड रोल निभाता है पूरे फिजिक्स के अंदर। जहां भी कोई फिनोमिना हो रहा होगा वहां पे फोर्स किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई ना कोई रूप बदल के किसी न किसी नाम से, दूसरे नाम से इस धरती पे जरूर आएगा, या इस उस घटना में जरूर इन्वॉल्व होगा जहां पे कोई फिजिकल फिनोमिना होगा, ठीक है। तो कोई भी इस दुनिया के अंदर फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, फोर्स क्या होगा? किसी न किसी अवतार में जरूर आएगा, तभी वो फिजिकल फिनोमिना होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है? फिजिक्स मैंने क्यों बोला कि स्टार्टिंग है? क्योंकि कोई फिजिकल फिनोमिना होगा तो उसका कारण कौन होगा? फोर्स। तो चलिए समझते हैं ये फोर्स कहां से आया और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने फिजिक्स के दो फादर बताए हैं, दो पापा हैं फिजिक्स के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अलग अलग इरा में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया हुआ है, इसीलिए उनको हम लोग फादर बोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआती इरा ऑफ द फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो दो लोगों ने बड़ा काम किया है। एक का नाम है गैलीलियो गैलीली, और दूसरे का नाम है सर आइजक न्यूटन, ठीक है। सर आइजक न्यूटन। तो दो साइंटिस्ट अपने अपने इरा के अपने अपने टाइम में दोनों ने बड़ा योगदान दिया है। अगर इनकी बात करोगे तो इनका जो अगर इनकी डेथ की बात करोगे तो डेथ इनकी होती है 8 जनवरी 1642। जबकि इनकी बात करोगे तो इनका जो जन्म होता है 4 जनवरी यानी 4 जनवरी 1642, कहीं 1643 है, ठीक है। मैंने दोनों लिख दिया बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। अगर 1642 के हिसाब से देखोगे कहीं पे तो 25 दिसंबर को इनका डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाता है, 25 दिसंबर 1642। और अगर 1643 के हिसाब से देखोगे तो 4 जनवरी, ठीक है। हम इस चीज को पकड़ के रखेंगे कि देखिए, एक साइंटिस्ट पैदा होता है जब, तो एक साइंटिस्ट मरता है, ये मृत्यु का डेट है, और ये क्या है? जन्म। यानी इस दिन जन्मे थे कौन? सर आइजक न्यूटन। इन दोनों के अगर डेथ और बर्थ में मैं डिफरेंस देखूं तो 4 दिन का नजर आ रहा है। अगर मैं 1642 ले रहा हूं तो अभी फिलहाल में डाटा से नहीं मतलब है, मैं एक कहानी यहाँ पे चाहता हूँ ड्रॉ करना, इस चीज को समझिएगा। तो देखिए, सर आइजक न्यूटन का जब जन्म होता है तो उसके 4 दिन बाद किसकी डेथ हो जाती है? गैलीलियो गैलीली के। और गैलीलियो गैलीली के मृत्यु के बाद सर आइजक न्यूटन पूरा का पूरा फिजिक्स संभालते हैं। देखिए, ये भी एक फिजिसिस्ट थे, ये भी एक फिजिसिस्ट थे। तो एक कोइंसिडेंट है ये कि देखिए, एक व्यक्ति मरता है, दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है, और जो दूसरा व्यक्ति जन्म लेता है वो पहले वाले व्यक्ति के ही काम को आगे बढ़ा रहा है। समझ में आ रही बात? ये दो अलग अलग इरा के फादर हैं। इसको मैं ग्रैंड फादर भी बोल सकता हूँ। ये ग्रैंड फादर है ऑफ फिजिक्स, दादाजी हैं। कौन? गैलीलियो गैलीली। सर इनकी बात कर रहे हो तो इनकी बात क्यों कर रहे हो? देखो यार, फोर्स चैप्टर पढ़ने के लिए इन दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स से इंट्रोड्यूस कराने वाले यही दो व्यक्ति हैं। इस पूरी दुनिया को फोर्स के थ्रू, फोर्स के बारे में किन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था? यहाँ से इन दोनों ने कराया था, और यहाँ से फिजिक्स रन करना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक्चुअल में इस दुनिया के अंदर मोशन जो हो रहा है, जितने भी मोशन हो रहे हैं, उन सभी मोशन के बारे में सबको पता था। सभी लोग मोशन को जानते थे, यानी गति को लगभग लोगों को पता होता था। और गति को यानी मोशन को जिस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस कराया था, दैट इज गैलीलियो गैलीली। तो गति के बारे में, मोशन के बारे में किसने इंट्रोड्यूस करा दिया था? गैलीलियो गैलीली ने। यानी सर आइजक न्यूटन के पहले, जन्म के पहले ही गति के बारे में हमको पता था कि गति क्या होती है, गति के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, कितने होते हैं। हम हर जगह पे मोशन को डिफाइन कर ले रहे थे।
लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी गैलीलियो गैलीली सर के सामने कि यार अगर मोशन हो रहा है तो इस मोशन का कॉज क्या है, कारण क्या है। यानी अगर ये गति वाला फिनोमिना हो रही है, घटना घट रही है गति की, मोशन एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो आखिर उसका कारण क्या है। आयो समझ। तो मोशन डिफाइन कर दिया गैलीलियो गैलीली ने, और यहां तक फिजिक्स रन कर गई थी, और फिजिक्स के अंदर हर चीज के अंदर मोशन को ऑब्जर्व किया जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या हो गई थी, एक क्वेश्चन अभी भी फंसा हुआ था कि आखिर इस गति का कारण क्या है। गति के ऊपर गैलीलियो गैलीली साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत प्रयास किया ये जानने के लिए कि गति का कारण क्या है, लेकिन एक्चुअल में इस कारण को कौन बता पाता है, सर आइजैक न्यूटन। है समझ में। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब ये व्यक्ति मरता है, दूसरा व्यक्ति जिंदा होता है, मतलब दूसरे व्यक्ति का जन्म होता है, तो यह व्यक्ति इसी के काम को आगे बढ़ाता है और यहाँ से फिजिक्स को खींचते हुए उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं सर आइजैक न्यूटन, जहाँ पे एक्चुअल में आप हो, मतलब आप यहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ रहे हो यह इन दोनों लोगों की देन है। इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स को, इन्होंने फिजिक्स को स्टार्ट करवाया और इन्होंने रन कराया। यानी फिजिक्स को रन सर आइजैक न्यूटन ने कराया और स्टार्ट किसने करा दिया, गैलीलियो गैलीली साहब ने। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्या क्वेश्चन रह गया था कि भैया हम भी तो अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं मोशन। हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा, मोशन। हमारे भी बुक में सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करवाना चाहिए था तो फोर्स लाना चाहिए था, इन फोर्स नहीं आके सबसे पहले क्या आया था, मोशन। क्यों आया था, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने जिस चीज को समझा था वो क्या था, मोशन। लेकिन किसने बताया था, ये गैलीलियो गैलीली साहब ने। लेकिन क्वेश्चन क्या बच गया था कि सर ये मोशन होता है तो होता कैसे है, आखिर कौन है जो मोशन करवा रहा है, कारण क्या है मोशन का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन रह गया था और उस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, सर आइजैक न्यूटन। और ये आंसर आता है बल। यानी बल क्या है, बल क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। यानी फोर्स क्या है, कॉज ऑफ मोशन, मोशन का क्या है, कारण है। चलिए देखते हैं हम लोग कि आखिर इस बल की कहानी क्या क्या है। तो बल की कहानी का सबसे पहला स्टार्टिंग यही से हो जाता है कि बल को हम लोगों ने इसलिए ढूंढा क्योंकि ये क्वेश्चन था कि आखिर मोशन होता कैसे है। फिजिक्स हमेशा वाई को ट्रैवल, मतलब हमेशा वाई को पकड़ता है, ट्रैक करता है कि अगर कोई घटना हो रही है तो वो क्यों हो रही है, मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी क्वेश्चन ने फोर्स को जन्म दिया, इसी क्वेश्चन ने बल को ढूंढवाया, और रियलिटी भी यही है ना। अगर आप ढूंढोगे नहीं तो फिर चीज़ों की गहराई में कहाँ उतर पाएंगे। चीज़ों की गहराई में उतरने का अर्थ है साइंस में आप क्यों के पीछे भागिए। तो इस क्यों का आंसर देते हैं सर आइजैक न्यूटन, फोर्स। अब देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स को। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ गए होंगे कि भैया इस दुनिया के अंदर कोई भी मोशन हो रहा है, कोई भी मोशन होगा तो उसका कारण कौन बनेगा, फोर्स। यानी बल आएगा तभी मोशन होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल बात। यानी फोर्स के बारे में हम लोगों ने जो पहला चीज समझा तो ये समझा फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब गति का कारण, गति का कारण क्या है, बल है। गति का कारण बल है। सिंपल सिंपल बात तो ये हो गई, सबसे पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या है, तो दूसरी फिनोमिना आने से पहले जब हमने पहले का आंसर देख लिया तो उसके बाद थोड़ी चीजें चेंज हुई। चेंज कैसे हुई इसको समझ आता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। यार गति का कारण बल है, यहां पे लिख दिया गया कि किसी भी प्रकार की गति हो रही है तो इसका कारण क्या है, बल है। फिर होता है ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन आता है, फिर फोर्स की डेफिनेशन को फिर मॉडिफाई किया जाएगा। मतलब पहली बार डेफिनेशन में ये क्या बोला गया कि फोर्स का मतलब क्या है, ये इट इज द कॉज ऑफ मोशन। अब एक ऑब्जर्वेशन आई, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि यार अगर एक बॉडी है, एक बॉडी की अगर नॉर्मल स्टेट या नेचुरल स्टेट की मैं बात करूं तो एक बॉडी जो होती है नेचुरल स्टेट जब उसका देखोगे तो नेचुरली या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो मोशन में होगी। मतलब सुनना ध्यान से, एक ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ पा रहे हो ना कि एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं, यानी अच्छे से दिमाग लगा के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, तो समझना ध्यान से, एक ऑब्जर्वेशन होता है। उस ऑब्जर्वेशन में ये देखा जाता है कि भाई हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो कितने मतलब किस स्टेट में है। स्टेट मतलब कि रेस्ट में है कि मोशन में। तो हमें ज्यादातर चीजें मतलब ज्यादातर चीजें कह रहा हूं मैं कि मतलब मैंने देखा कि मेरे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है। यानी या तो रुके हुए हैं या तो चल रहे हैं, या तो रुके हुए हैं या तो चल रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। है कोई ऑप्शन?
नहीं, या तो रुके होंगे या तो मोशन कर रहे होंगे, या तो रुके होंगे या तो मोशन कर रहे होंगे, सिंगल यही कहानी बन रही है। अब मैं अगर इस चीज़ को फॉलो करूं या इस चीज़ को देखूं तो ये मुझे देखने के लिए मेरा, जैसे मान लो मेरा घर है, मेरा घर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क्या है? रुका हुआ है, यानी वो किस में है? रेस्ट में है। लेकिन बाइक को देखूंगा जो सड़क पे जा रही है बाइक, तो वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। पृथ्वी को देखोगे तो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? मोशन कर रही है कि नहीं है? तो बहुत ऐसी चीजें हमको नजर आई जिसके अंदर हम लोगों ने ये सीख लिया कि हर जो बॉडी होती है, जितनी भी बॉडी होती है, वो या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी। अब देखिएगा, शुरुआत में बोला गया गति का कारण बल है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला बोला गया कि जब ये नेचुरल स्टेट की फिनोमेना जब डिराइव कर दिया गया, ये मान लिया गया कि भाई ऑब्जेक्ट दो स्टेट में रह सकता है, एक तो नेचुरल, एक तो रेस्ट, क्या बोलते हैं, एक तो रेस्ट या तो मोशन में। तो यहाँ से एक चीज और डिफाइन की गई, जानते हैं क्या डिफाइन की गई? एक और स्टेटमेंट आता है, और वो स्टेटमेंट एक प्रैक्टिकल पे मतलब प्रैक्टिकली बताया गया रहता है। और वो स्टेटमेंट क्या होता है कि भैया किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसके नेचुरल स्टेट में रहना है तो नेचुरल स्टेट में रहने के लिए नो फोर्स की जरूरत है, यानी फोर्स की जरूरत नहीं है। नेचुरल स्टेट में रहना है तो फोर्स की जरूरत नहीं है, यानी बल की जरूरत नहीं है। पहला स्टेटमेंट, गति का कारण क्या है? बल है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आता है कि हर ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। और दूसरा फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है कि स्टेटमेंट आता है कि भैया अगर कोई भी पदार्थ अपने प्राकृतिक अवस्था में रहना चाहता है तो उसको अपने प्राकृतिक अवस्था में रहने के लिए किसी भी प्रकार की बल की जरूरत नहीं है, यानी कोई बल की जरूरत नहीं है। अब जो ही ये बात बोली गई वहाँ से एक स्टेटमेंट तुरंत मुझे फॉल्स नजर आते हुए दिख रहा है। जैसे कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है तो उसके लिए उसको किसी बल की जरूरत नहीं है कि वो चुपचाप रुका रहे, या अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो कोई गति कर रहा है तो उसके लिए भी उसको किसी बल की जरूरत नहीं है। सर नहीं समझे? मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, मतलब उसकी स्टेट क्या है कि वो हमेशा मोशन कर रहा है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो सूरज के चारों ओर अगर लगातार गति कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, आप यूनिफॉर्म मोशन समझ रहे होगे ना, एक समान गति, यानी उसकी गति हर जगह पे क्या हो? समान हो, यानी उसकी स्पीड हर जगह पे बराबर हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान गति। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समान गति कर रहा है तो उसके लिए उसको कभी भी बल की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी उसको बल की जरूरत नहीं पड़ेगी उस एक समान गति को करने के लिए। अब यही स्टेटमेंट आता है, थोड़ी बहुत कहानी क्या बन जाती है? उलटफेर वाली हो जाती है। भाई अभी जस्ट ऊपर बोला गया कि गति का कारण बल है, और अभी कहा जा रहा है कि गति में बने रहने के लिए, यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर वो चाहता है कि गति में रहे या गति करता रहे तो उसको बल की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट ने विरोध कर दिया पहले स्टेटमेंट का। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, आखिर ऐसा क्यों बोला गया, इसका कारण क्या है, समझिएगा ध्यान से। इसका कारण पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझो, या नॉर्मली आप प्रैक्टिकली समझ लो इसको। एक बॉल को आप मान लो फेंक रहे हो धरती पे, ठीक है, ध्यान से समझना। एक बॉल को फेंक रहे हो आप धरती पे, धरती मतलब नीचे एक सीधा रोड है या सीधा रास्ता है, उस पर आप बॉल को फेंक रहे हो। तो बॉल को जब आप फोर्स लगा के फेंक रहे हो, चलो बॉल पहले क्या था? रेस्ट में था, अब तुमने उसको क्या कर दिया? मोशन में ला दिया। अभी उसके विषय में मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बॉल मोशन करने लगा, मतलब फेंकोगे तो बॉल मोशन करने लगेगा। अब जब मोशन करने लगेगा, यानी रन कर रहा है बॉल, दौड़ रहा है बॉल, तो एक बात बताओ, कुछ दूरी पे जाके वो क्या हो जाता है? रुक जाता है, यानी फिर वो किस में चला जाता है? रेस्ट में। उसका कारण कभी समझा है? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण वो होता है कि उस फ्रिक्शन होता है। इसका कारण सिंपल फ्रिक्शन होता है। इसका कारण क्या है कि जो रास्ता है वो रास्ता क्या है? एकदम स्मूथ नहीं है, उसकी सरफेस कैसी है? उसकी जो सतह है वो रफ है, खुरदुरी है। तो खुरदुरी सतह बार बार उस बॉल के सरफेस से टकराएगी। मान लो अगर तुम्हारे सामने तुम ही गाड़ी चला रहे हो और ऐसे ब्रेकर आ जाए तो क्या होता है? ये ब्रेकर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है, नहीं कर देता है? वैसे ही वो खुरदुरी सतह है उस बॉल की गति को क्या कर देगी? कम कर देगी, और धीरे धीरे बॉल क्या हो जाएगा? टकराते टकराते रुक जाएगा। आई बात समझ में? तो यानी यहाँ पे एक बल है, उस बल का नाम है फ्रिक्शन। अभी समझाऊंगा मैं बल को और अच्छे से, लेकिन यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली समझा रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, इसी कारण वो बॉल रुक जा रही है। शुरुआत में लोगों ने भी सोचा, जब ये आ रहा है स्टेटमेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि प्राकृतिक अवस्था में रहना चाह रहा है तो उसके लिए किसी बल की जरूरत नहीं है, और वो प्राकृतिक अवस्था क्या है? या तो रेस्ट या तो मोशन। तो इन दोनों के लिए बल की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि भैया यहाँ पे जब मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट तो क्या हो जा रहा है? से तुम बॉल को जब फेंकोगे, फिर से समझना, बॉल फेंका, कुछ दूर पे जाके रुक गया, तो फिर उठाओगे, फिर फेंकना पड़ेगा, तब ना गति करेगा। इसका मतलब बार बार जब मैं बल लगाऊंगा तब ना जाके गति कर रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, कोई बल की जरूरत नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन लोगों ने क्या बताया, भैया इस फ्रिक्शन फोर्स को हटा दो ना। अगर मान लो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो कोई रोक पाता इसको? कोई नहीं रोक पाता। तब बॉडी क्या होती, चलते जाती कि नहीं चलते जाती? वो बॉल रुकता? नहीं रुकता। यही बात कही जा रही है। इसका मतलब अगर कोई बल नहीं उसके ऊपर भी मोशन से हटेगा नहीं। जैसे एक और एग्जांपल समझो, तुम बॉल को अभी नीचे फेंके, अभी ऊपर फेंको। जब ऊपर फेंकते हो बॉल को तो ऊपर कुछ देर के लिए ऊपर जाती है, फिर ऊपर से वो कहाँ चली जाती है? नीचे। क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है। इसका कारण है क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी, धरती मैया खींच रही होती है, धरती मैया बल लगा देती है, नहीं लगा देती है? धरती मैया बल लगा रही है। अगर धरती मैया बल ना लगाए तब बॉल को फेंक रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं है। है समझ में? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, सिंपल कहानी है, अगर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है तो एक ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट यदि चल रहा है तो चलता ही रहेगा। अगर कोई बाहर से उसको रोकने ना आ जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अगर कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आई बात? हाँ या ना? ये बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दोगे, मैंने जस्ट बताया, तो बॉल ऊपर ही जाते रहेगा, ऊपर ही जाते रहेगा, नीचे आएगा नहीं आएगा। अब इस चीज का एग्जांपल तुमको मिलेगा स्पेस में। इसको प्रैक्टिकली तुम स्पेस में समझ सकते हो। स्पेस में जहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं होती, कोई बॉडी नहीं होती है, तो वहां पे किसी बॉडी को तुम छोड़ दोगे, करते रहेगी। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो स्पेस मतलब क्या होता है, इस धरती के ऊपर चले जाओगे तो सब स्पेस है। धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ दो, फिर ऊपर निकल जाओ। अब जब तुम ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा हूँ, मतलब पृथ्वी का अगर मैं एरिया छोड़ दूं, वहां तक का एरिया छोड़ दूं जहां तक धरती मैया खींच सकती है, अगर मैं उनके कवर एरिया से बाहर हूँ, उनके बल लगाने वाले एरिया से बाहर चला गया, तो वहां पे जितना भी एरिया वहां पे कोई बल लगाने वाला रहेगा नहीं। तो मैं अगर कोई चीज, अगर वहां पे कोई चीज घूम रही है ना, तो निरंतर घूमते ही रहेगी। अब उस बॉल को फेंकोगे, जो बॉल यहाँ से निकली है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने नहीं रोका तो पूरे धरती क्या, पूरे आकाश में घूमती रहेगी, कभी रुकबे नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे कोई बल लगाने वाला है ये नहीं है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब नेचुरल स्टेट कितनी होती है? दो, या तो चल रहा होगा या तो रुका होगा। तो अगर चल रहा है या रुका है तो उसके लिए किसी बल की जरूरत नहीं है, यानी चल रहा है तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलाने के लिए जरूरत है जब कोई दूसरा रोकने वाला रहेगा। अगर रोकने वाला बल नहीं है तो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है? और अगर कोई चीज रुकी हुई तो हमेशा रुकी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बल ना लगा के चला दे उसको। है समझ में? तब यहां से बल की डिफिनेशन सही तरीके से तुमको समझ में आएगी। तो एक्चुअल में फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, सही है, सही है। लेकिन कब? जब एक बल विरोध कर रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तब उसको चलाना है, तब मोशन की, तब बल की जरूरत है। एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको चलाना है, तब बल की जरूरत है। रुके हुए रहने के लिए, चलाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी अगर इस मार्कर को मैंने यहाँ पे रख दिया, या इस मार्कर को मैं यहाँ पे मेज पे रख देता हूँ और मैं इसको टच नहीं करता हूँ, तो ये मार्कर जीवन भर यहीं पे रह जाएगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति बल न लगा के इसको यहाँ से हटाए, या हवा आके बल न लगाए, तब तक हटेगा नहीं है कि नहीं है? अगर कोई नहीं बल लगा रहा है तो अपने आप गायब हो जाएगा, असंभव है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं बल को हटा दूं, बल जैसे फिनोमिना को ही हटा दूं इस दुनिया से, तो कोई भी चीज दो पोर्शन में रहेगी, या तो रेस्ट में होगी या तो चल रही होगी। और अगर वो चल रही होगी तो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। और अगर वो रुकी है तो रुकी ही रहेगी, रुकी ही रहेगी, रुकी ही रहेगी। यानी इस दुनिया से अगर बल हटा दो तो पदार्थ कितने अवस्था में मिलेगा? दो, या तो रुका होगा या तो चल रहा होगा। और चल रहा होगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि बल है ही नहीं जो उसको रोकेगा। और अगर रुका होगा तो चलेगा नहीं, चलेगा, क्योंकि उसको चलाने वाला कोई बल है ही नहीं। तो एक्चुअल में अब बल का डेफिनेशन जो आएगा वो सही होगा। अब समझो, अब मतलब है कि बल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है? बल। और अगर कोई चीज चल रही है तो उसको रोकने के लिए जो आता है, यानी उसको जो रोकता है, वो कौन होता है? बल। तो हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, वो सिर्फ इस चीज के लिए लिखी है, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो चलाना है, तब चाहिए बल। यानी रेस्ट से मोशन में लाना है तो उसकी कॉज है कौन? फोर्स। ठीक। अब यहां भी मैं ये भी तो लिख सकता हूं, फोर्स इज द कॉज ऑफ रेस्ट। फोर्स इज द कॉज ऑफ रेस्ट लिख सकता हूं कि भैया अगर कोई चीज चल रही है और इसको मैं किसमें करना चाहता हूं? रेस्ट में, तो भी क्या लाना पड़ेगा? फोर्स। आएगा समझ में? भाई बॉल रुकती ही नहीं अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, है ना? बॉल ऊपर जाती ही रहती, बॉल रुकती ही नहीं, ऊपर जाके नीचे नहीं आती अगर फोर्स नहीं लग रहा होता। ठीक है, तो फोर्स क्या है?
फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, नहीं, सिंगल एक लाइन में नहीं बोल सकते आपको, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे तो बहुत कुछ लिखेंगे। अब फोर्स के बारे में लिखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग लिखना कि फोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या समझा। क्या ये बात समझ में आ गई कि फोर्स क्या बोलते हैं, बॉडी कितने स्टेट में हो सकती है, नेचुरल स्टेट कितनी हो सकती है, दो, या तो रेस्ट या तो मोशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग फोर्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट जो थी इसको थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट अधूरा है तो इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है और उसको मोशन में चलाना है तब के लिए, ठीक है, पहली बात। तो यानी जो फोर्स होता है भैया वो रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में ला देगा, और फोर्स ही जो है वो अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको किस में ला देगा, रेस्ट में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं सर, ये रेस्ट और मोशन में अगर कोई चीज है तो इसका मतलब ये नेचुरल स्टेट है, और अगर इसके नेचुरल स्टेट में अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब नेचुरल स्टेट में परिवर्तन करने वाला जो कारण है वो क्या है, फोर्स है। यानी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो